हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, बहुत अच्छे होंगे। देखिए, अब हम लोग कैपेसिटर शुरू करने वाले हैं, इसलिए मैंने सोचा कि कैपेसिटर के बारे में आपको थोड़ी अच्छी जानकारी दी जाए और कंप्लीट नॉलेज दिया जाए, ताकि आप कैपेसिटर को ढंग से समझ पाएँ। देखिए, जो लोग फिजिक्स को एग्ज़ाम की दृष्टि से पढ़ते हैं, उनके लिए तो मैंने ऑलरेडी क्लास में भी पढ़ाना है और एक दो वीडियो मैंने डाल रखा है। लेकिन जो कैपेसिटर को ढंग से समझना चाहते हैं तो वो इस वीडियो को जरूर देखें। आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आप कैपेसिटर को खूब बढ़िया से समझ पाएंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए और अधिक से अधिक लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। मुझे कैपेसिटर, देखिए, नेचर में बहुत सारी डिवाइसेस हैं जो हम लोग जानते हैं, उसका नाम सुने हैं, लेकिन उसका उपयोग कैसे करना है ये चीज़ हम लोग नहीं जानते हैं। और यदि उसका उपयोग नहीं जानते हैं, ये नहीं जानते हैं कि उसका उपयोग कब कहाँ कैसे किया जाएगा, तो वो सारी हमारी पढ़ाई बेकार है। जब आज के समय में कैपेसिटर बहुत इंपॉर्टेंट डिवाइस है और इसके बारे में जानना जरूरी है। कैपेसिटर के बारे में, कैपेसिटर क्या है? एक युक्ति है, एक उपकरण है जिसकी सहायता से हम आवेश को क्या करते हैं? संचित करते हैं। फिर से आप सुन लीजिए, संधारित्र क्या है? तो संधारित्र एक उपकरण है, एक युक्ति है, एक डिवाइस है जिसकी सहायता से हम आवेश को क्या करते हैं? संचित करते हैं। अब एक चीज पर ध्यान देना है कि आवेश को संचित करते हैं, ये एक उपकरण है। और जैसे में आप देखें, पानी रखना है तो उसके लिए, पानी के लिए बाल्टी, बहुत सारे हमारे पास बर्तन होते हैं जिसमें हम पानी को क्या कर लेते हैं? स्टोर कर लेते हैं। उसी तरीक़ा से आवेश को स्टोर करने के लिए हम कैपेसिटर का उपयोग करते हैं और इसका फॉर्मूला होता है C बराबर Q/V। C माने धारिता, Q माने आवेश और V माने विभव। इन सारी चीज़ों के बारे में क्लास में डिस्कस होगा, लेकिन आप नॉर्मली कैपेसिटर को देखिए और इससे रिलेटेड बात को थोड़ा समझने के लिए इस वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखिए। ठीक है, चलिए आते हैं पॉइंट पे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राहुल है और मैं दी इंजीनियरिंग माइंडसेट.com से हूँ। इस वीडियो में हम कैपेसिटर के बारे में बात करेंगे कि वे काम कैसे करते हैं, उनका उपयोग कहाँ होता है और वे महत्वपूर्ण क्यों होते हैं। याद रखिए कि बिजली खतरनाक होती है और घातक साबित हो सकती है। बिजली का काम करने के लिए आपके पास आवश्यक योग्यता होनी चाहिए और आपको सक्षम होना चाहिए। कैपेसिटर के टर्मिनलों को न छुएं क्योंकि इससे बिजली के झटके लग सकते हैं। तो कैपेसिटर क्या होता है? कैपेसिटर विद्युत आवेश को संग्रहित करता है। यह थोड़ा क्यों होते हैं? याद रखिए कि बिजली खतरनाक होती है और घातक साबित हो सकती है। बिजली का काम करने के लिए आपके पास आवश्यक योग्यता होनी चाहिए और आपको सक्षम होना चाहिए। कैपेसिटर के टर्मिनलों को न छुएं क्योंकि इससे बिजली के झटके लग सकते हैं। तो कैपेसिटर क्या होता है? कैपेसिटर विद्युत आवेश को संग्रहित करता है। यह थोड़ा बहुत बैटरी जैसा ही है, हालांकि इसमें ऊर्जा का संग्रहण अलग तरीके से होता है। यह बैटरी चेक कर सकता है और तेजी से रिलीज कर सकता है। यह बहुत उपयोगी है और इसलिए लगभग हर सर्किट बोर्ड में कैपेसिटर का उपयोग किया जाता है। कैपेसिटर कैसे काम करता है? पहले आप एक ऐसे पाइप की कल्पना कीजिए जिसके अंदर पानी बह रहा हो। इसमें पानी तब तक बहता रहेगा जब तक हम वॉल्व को बंद नहीं कर देते। वॉल्व बंद कर देने पर इसमें पानी का प्रवाह बिल्कुल भी नहीं हो सकता। यदि वॉल्व के बाद हम पानी को टैंक में बहने दें तो टैंक में थोड़ा पानी जमा हो जाएगा, लेकिन पाइप से बाहर पानी बहना जारी रहेगा। जब हम वॉल्व को बंद कर देंगे तो टैंक में तो पानी जाना बंद हो जाएगा, लेकिन हमें पानी की स्थिर आपूर्ति तब तक मिलती रहेगी जब तक टैंक खाली नहीं हो जाता। टैंक को फिर से भर जाने पर हम वॉल्व को जब चाहे खोल और बंद कर सकते हैं। हमें पाइप के सिरे से पानी की निर्बाध आपूर्ति मिलती है जब तक कि टैंक पूरी तरह से खाली न हो जाए। इस प्रकार पानी इकट्ठा करने और आपूर्ति में आने वाली रुकावटों को दूर करने के लिए हम पानी के टैंक का उपयोग कर सकते हैं। विद्युत सर्किट में कैपेसिटर पानी की टंकी के रूप में कार्य करता है और ऊर्जा का भंडारण करता है। यह आपूर्ति में आने वाली रुकावटों को दूर करने के लिए इस ऊर्जा को रिलीज कर सकता है। यदि कैपेसिटर के बिना एक साधारण सर्किट को बहुत तेजी से चालू और बंद किया जाए तो एक रोशनी चमकेगी, लेकिन अगर हम सर्किट में कैपेसिटर जोड़ दें तो रोशनी रुकावट के दौरान भी जलती रहेगी, कम से कम एक छोटी अवधि के लिए, क्योंकि अब कैपेसिटर सर्किट को विद्युत आपूर्ति दे रहा है और डिस्चार्ज हो रहा है। एक साधारण कैपेसिटर के अंदर सुचालक धातु की दो प्लेटें होती हैं।
जो आमतौर पर एल्यूमीनियम या एल्यूमिनियम की बनी होती है। इन्हें सिरेमिक जैसे डाई इलेक्ट्रिक कुचालक पदार्थ से अलग किया जाता है। डाई इलेक्ट्रिक का अर्थ है कि यह सामग्री विद्युत क्षेत्र के संपर्क में होने पर ध्रुवीकरण करती है। कैपेसिटर का एक सिरा सर्किट के धनात्मक सिरे से और दूसरा सिरा ऋणात्मक सिरे से जोड़ा जाता है। आप देखेंगे कि कैपेसिटर में एक तरफ पट्टियां और निशान बने हैं। ये बताते हैं कि कौन सा सिरा ऋणात्मक है। इसके अलावा ऋणात्मक सिरा छोटा होता है। यदि हम कैपेसिटर को बैटरी से जोड़ते हैं तो वोल्टेज इलेक्ट्रॉनों को ऋणात्मक सिरे से कैपेसिटर की तरफ भेजेगी। कैपेसिटर की एक प्लेट पर इलेक्ट्रॉन जमा हो जाएंगे और दूसरी प्लेट कुछ इलेक्ट्रॉन छोड़ देगी। फिर भी कुचालक पदार्थ होने के कारण इलेक्ट्रॉन कैपेसिटर से होकर नहीं गुजर सकते। अंत में कैपेसिटर और बैटरी की वोल्टेज समान हो जाएगी और इलेक्ट्रॉनों का बहना बंद हो जाएगा। अब कैपेसिटर के एक तरफ इलेक्ट्रॉन जमा हो चुके हैं, जिसका मतलब है कि हमारे पास ऊर्जा संग्रहित है और हम जब चाहें इसे रिलीज कर सकते हैं। चूंकि एक तरफ इलेक्ट्रॉन अधिक हैं और इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक रूप से चार्ज होते हैं, तो इसका मतलब यह है कि हमारे पास एक सतह धनात्मक और दूसरी सतह ऋणात्मक है और इन दोनों के बीच में पोटेंशियल या वोल्टेज का अंतर होगा। हम इसे मल्टीमीटर से माप सकते हैं। वोल्टेज दबाव की तरह है। जब हम वोल्टेज मापते हैं तो हम दो सिरों के बीच का अंतर या पोटेंशियल अंतर माप रहे होते हैं। यदि हम एक दबाव युक्त पानी की पाइप की कल्पना करें तो प्रेशर गेज के द्वारा इस दबाव को देख सकते हैं। प्रेशर गेज दो अलग अलग बिंदुओं के बीच तुलना भी कर रहा है, पाइप के अंदर के दबाव और पाइप के बाहर वायुमंडलीय दबाव। जब टैंक खाली होता है तो गेज की रीडिंग शून्य होती है, क्योंकि पाइप के अंदर और बाहर का दबाव समान होता है और उनकी आपस में तुलना नहीं हो सकती। दोनों का दबाव बराबर होता है। वोल्टेज के साथ भी ऐसा ही है। हम दो बिंदुओं के बीच का अंतर माप रहे होते हैं। अगर हम 1.5 वोल्ट की बैटरी के दोनों सिरों के बीच मापें तो हमें 1.5 वोल्ट की रीडिंग मिलेगी। लेकिन यदि हम एक ही सिरे पर मापेंगे तो शून्य की रीडिंग आएगी, क्योंकि वहां कोई अंतर नहीं है, वह समान है। अब कैपेसिटर पर वापस आते हैं। दो सिरों को मापने पर जो वोल्टेज का अंतर आता है वह इलेक्ट्रॉनों के इकट्ठा होने से होता है। बैटरी से अलग करने पर भी यही रीडिंग आती रहेगी। चुंबक के बारे में याद करें। विपरीत बिंदु एक दूसरे को आकर्षित करते हैं और एक दूसरे की ओर खींचते हैं। यही नेगेटिव यानी ऋणात्मक चार्ज वाले इलेक्ट्रॉनों के साथ होता है। वे दूसरी तरफ की प्लेट पर परमाणुओं के सकारात्मक चार्ज कणों से आकर्षित होते हैं, लेकिन कुचालक सामग्री लगे होने के कारण वे उन तक कभी नहीं पहुंच सकते। दोनों पक्षों के बीच यह खिंचाव विद्युत क्षेत्र कहलाता है, जो किसी अन्य मार्ग के बनने तक इलेक्ट्रॉनों को अपनी जगह बनाए रखता है। यदि अब हम सर्किट में एक छोटा लैंप जोड़ दें तो इलेक्ट्रॉनों को बहने और दूसरी तरफ पहुंचने का रास्ता मिल जाता है। तो इलेक्ट्रॉन लैंप से बहते हुए इसे पावर देते हैं और कैपेसिटर के दूसरी तरफ पहुंच जाते हैं। हालांकि यह थोड़े समय के लिए ही होता है, जब तक दोनों तरफ के इलेक्ट्रॉन बराबर न हो जाएं। इसके बाद वोल्टेज शून्य हो जाएगा। खिंचाव के लिए कोई बल नहीं होगा और कोई इलेक्ट्रॉन नहीं बहेगा। जब हम बैटरी को फिर से जोड़ते हैं तो कैपेसिटर चार्ज होने लगता है। इससे हमें बिजली की आपूर्ति रोकने में मदद मिलती है और कैपेसिटर बिजली आपूर्ति में अवरोध के दौरान बिजली प्रदान करता है। हम कैपेसिटर का उपयोग कहाँ करते हैं? हम कैपेसिटर का उपयोग हर जगह करते हैं। वे दिखने में थोड़े अलग हो सकते हैं, लेकिन उन्हें पहचानना बहुत आसान है। सर्किट बोर्ड में ये कुछ इस तरह के दिखते हैं और इंजीनियरिंग ड्राइंग में इन्हें इस तरह बनाया जाता है। हमें कुछ बड़े कैपेसिटर भी देखने को मिलते हैं, जिनका उपयोग इंडक्शन मोटर, छत के पंखों और एयर कंडीशनर में किया जाता है। हमें इस प्रकार के विशालकाय कैपेसिटर भी मिलते हैं, जिनका उपयोग बड़ी इमारतों में दुर्लभ पावर फैक्टर को ठीक करने के लिए किया जाता है। कैपेसिटर के एक हिस्से में हमें दो मान मिलेंगे। ये मान कैपेसिटेंस और वोल्टेज होते हैं। कैपेसिटर का कैपेसिटेंस फैरेड्स की यूनिट में मापा जाता है, जिसे F से प्रदर्शित करते हैं। हालांकि आमतौर पर कैपेसिटर को
माइक्रोफैरेड में मापा जाता है, तो इसका एक माइक्रो सिंबल भी है जो कुछ ऐसा दिखता है जैसे अंग्रेजी अक्षर यू में एक पूंछ बना दी गई हो। दूसरा मान वोल्टेज है जिसे V से दिखाते हैं। कैपेसिटर पर लिखा वोल्टेज का मान वह अधिकतम वोल्टेज है जो कैपेसिटर संभाल सकता है। हमने वोल्टेज के बारे में विस्तृत जानकारी एक अलग वीडियो में दी है, उसे देखने के लिए बनाया गया है, और यदि मैं वोल्टेज को इससे अधिक बढ़ा दूंगा तो यह फट जाएगा। मैं इसे धीमी गति में दिखाऊंगा। मस्त है ना? हम कैपेसिटर का उपयोग क्यों करते हैं? कैपेसिटर के सबसे आम उपयोगों में से एक है बड़ी इमारतों में पावर फैक्टर ठीक करना। सर्किट में जब बहुत सारे इंडक्टिव लोड लगा दिए जाते हैं तो करंट और वोल्टेज तरंगों का तालमेल बिगड़ जाता है और करंट वोल्टेज से पीछे हो जाता है। इसको रोकने के लिए तब हम कैपेसिटर बैंक का उपयोग करते हैं और दोनों को वापस तालमेल में ले आते हैं। पावर फैक्टर को इससे पहले हमने विस्तार से समझाया है, उसे देखने के लिए नीचे दिए गए लिंकों को देखें। इसका दूसरा मुख्य उपयोग एसी को डीसी में बदलते समय पीक्स को हटाना है। जब हम एक फुल ब्रिज रेक्टिफायर का उपयोग करते हैं तो धनात्मक दिशा में ऋणात्मक साइकिल बनाती है। इस ट्रिक से सर्किट को लगता है कि उसे डीसी करंट मिल रहा है, लेकिन इस तरीके की सबसे बड़ी समस्या यह है कि पीक्स के बीच में गैप आता है। पर जैसा कि हमने पहले देखा, कैपेसिटर का उपयोग करके हम इस रुकावट के दौरान ऊर्जा रिलीज कर सकते हैं, जो बिजली की आपूर्ति को डीसी की तरह निरंतर बनाता है। हम मल्टीमीटर का उपयोग करके कैपेसिटेंस और स्टोर की हुई वोल्टेज को माप सकते हैं। सभी मल्टीमीटरों में कैपेसिटेंस का फंक्शन नहीं होता है, लेकिन मैं जो मॉडल इस्तेमाल कर रहा हूं उसका लिंक नीचे अवश्य दूंगा। कैपेसिटर के साथ काफी सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि अब हम जानते हैं कि यह ऊर्जा संग्रहित करता है और इससे सर्किट से अलग होने के बाद भी लंबे समय तक उच्च वोल्टेज हो सकती है। वोल्टेज चेक करने के लिए हम मीटर को डीसी वोल्टेज पर लाते हैं और लाल तार को कैपेसिटर के धनात्मक और काले तार को ऋणात्मक सिरे से जोड़ देते हैं। यदि हमें कई वोल्ट या उससे अधिक की रीडिंग मिलती है तो टर्मिनलों को किसी रजिस्टर या प्रतिरोधक से सुरक्षित रूप से जोड़कर कुछ ऊर्जा डिस्चार्ज कर देनी चाहिए और वोल्टेज को पढ़ना जारी रखना चाहिए। हम यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि इसे छूने से पहले यह मिली वोल्ट्स रेंज तक कम हो जाए, वरना इससे हमें झटका लग सकता है। कैपेसिटेंस को मापने के लिए हम बस मीटर को कैपेसिटर फंक्शन पर ले आते हैं। हम लाल तार को धनात्मक सिरे से और काले तार को ऋणात्मक सिरे से जोड़ते हैं। थोड़ी देरी के बाद मीटर हमें रीडिंग देता है। हमें संभवतः दिए गए मान के करीब की रीडिंग मिलेगी, लेकिन एकदम सटीक नहीं। उदाहरण के लिए इस वाले को 1000 माइक्रोफैरेड पर रेट किया गया है, लेकिन जब हम इसे पढ़ते हैं तो हमें लगभग 946 का माप मिलता है। इस वाले को 33 माइक्रोफैरेड पर रेट किया गया है, लेकिन मापने पर लगभग 36 मिलता है। तो इस वीडियो